students, are you able to see the screen? क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. किसी को कोई दिक्कत हो जो हमने last पढ़ा था पहले? No, ma'am, no problem. No, ma'am, no problem. Okay. Okay. अब यहाँ पर मेंबर्स जो होते थे, नोबल मेंबर्स होते थे, और जैसे अपने आज के ज़माने में अपन को, जैसे आपने सुना हो कॉमनली कहीं पर जॉब लगवानी होती है, गवर्नमेंट में नहीं, नॉर्मल प्राइवेट वगैरह में, तो आपको रेफरेंस देना पड़ता है या आपकी कई बार जान पहचान से भी नौकरी लग जाती है, ठीक है। तो उस ज़माने में क्या होता था, जो ऊपर हाई प्रोफाइल लोग हुआ करते थे, उनकी रेफरेंस के तौर पर जैसे एक दिया जाता था, एक व्यक्ति का रिकमेंडेशन दिया जाता था या पिटीशन दिया जाता था एक नोबल के द्वारा कि इस व्यक्ति को आप मनसबदार के तौर पर आप पोजीशन दे सकते हैं, और ये देते थे किसको? एम्परर को देते थे। और वो कौन सा पिटीशन देते थे, उसका नाम क्या होता था? तजविज़ करके जो है वो देते थे। यहाँ पे साइड में भी दिया हुआ है नाम, ठीक है। तजविज़ करके जो है ये दिया जाता था उस समय में एम्परर को, जहाँ पर बेसिकली बोला जाता था कि ये व्यक्ति लायक है मनसबदार बनने के, तो आप इसको रिकमेंड करो, रिक्रूट कर सकते हो। तो इस तरह की चीजें दी जाती थी, ठीक है। और जो वहाँ पर पे मास्टर हुआ करते थे, वो ओपन कोर्ट में खड़े होते थे, एम्परर के राइट में खड़े होते थे और सारे कैंडिडेट्स को अपॉइंट करते थे या प्रमोट करते थे। प्रमोशन भी होता था यहाँ पर, तो वो भी सब यही करते थे, ठीक है। सील और सिग्नेचर लगते थे एम्परर के, उस जमाने में भी सील थप्पा जो होता है एक तरीके से वो किया जाता था। जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स भी होते थे, दीवाने आला जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था होते थे, और थे सदर उस सुदूर, ये मिनिस्टर होते थे ग्रांस और मदद माश के, ठीक है। ये इंचार्ज होते थे कि कौन सा लोकल जज जो है उसको अपॉइंट करना है या काजी जो है उनको अपॉइंट करने के। 3 मिनिस्टर्स जो है वो ओकेजनली साथ में आते थे एक एडवाइजरी बॉडी की तरह, जो एक दूसरे से तो इंडिपेंडेंट होते थे, यानी कि अलग होते थे, लेकिन वो एडवाइस जरूर देते थे सारी, किस तरीके से अकबर, जैसे कि यहाँ पे अकबर का मेंशन किया गया है कि अकबर को किस तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव चलाना चाहिए, किस तरीके से मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन चलाना चाहिए, और किस तरीके से फिस्कल जो है वो चलाना चाहिए अपने एम्पायर का। यानी बेसिकली इनका काम ये होता था कि सलाह मशवरा करके जो है वो आगे एम्परर को देते थे, जिस तरीके से वो अपनी अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग करवा सके, ठीक है। लीगल एडवाइस को बोलते हैं फिजिकल एडवाइस किसी और कंट्री के केसेस में, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। पहला है तजवीज़ was a petition presented by a nobleman to the emperor recommending that an applicant be recruited as मनसबदार, यानी कि ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता था जिसको पिटीशन भी तरह हम कह सकते हैं, जो प्रेजेंट किया जाता था एक नोबल व्यक्ति के द्वारा एम्परर के सामने प्रेजेंट किया जाता था, जिसमें वो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेंट की रिक्रूटमेंट के लिए एक फरमाइश या एक रेफरेंस देता था, ठीक है, कि इस व्यक्ति को मनसबदार की तरह आप रिक्रूट कर सकते हैं। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। For members of the nobility, imperial service was a way of acquiring power, wealth and the highest possible reputation. अब जो मेंबर्स होते थे नोबिलिटी के लिए इम्पीरियल सर्विस के अंदर, उनको अगर पावर, वेल्थ और हाईएस्ट पॉसिबल रेपुटेशन चाहिए होती थी, तो वो क्या करते थे? रिकमेंडेशन करते थे, ठीक है। अ पर्सन विशिंग टू जॉइन द सर्विस petition through a noble who presented a tajwiz to the emperor. अब इसमें क्या होता था, एक व्यक्ति जिसको अच्छी नौकरी करनी है मनसबदार की, उसको पिटीशन उसके लिए कौन देता था? एक नोबल व्यक्ति देता था, जिसको बोलते थे तजविज, और जो एक राजा के सामने प्रेजेंट किया जाता था। इफ द एप्लीकेंट वाज फाउंड सूटेबल, अ मनसब वाज ग्रांटेड टू हिम। अगर एप्लीकेंट जो है वो सही मतलब क्वालिफाई कर जाता था अपनी सारी चीजों के अंदर जो भी रिक्वायर्ड थी यहाँ पर, तो उसको मनसब दे दिया जाता था। The Mir Bakshi, paymaster general, stood in open court on the right of the emperor and presented all candidates for appointment or promotion
while his office prepared orders bearing his seal and signature as well as those of the emperor. मीर बख्शी यानी जो पे मास्टर होते थे वो स्पेशली खड़े होते थे कोर्ट के अंदर एम्परर के राइट में, और सारे कैंडिडेट जिनको अपॉइंट करना है या वो लोग जिनको प्रमोशन देना है वो सब काम ये करते थे, और इनके ऑफिस वाले जो है जो ऑफिस में काम करते थे वहां पर सील और सिग्नेचर लगवाए जाते थे एम्परर के, वो रेडी किए जाते थे। देयर वर टू अदर इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स एट द सेंटर। अब सेंटर जो है इनका उसमें दो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, जैसे कि हमारे भी आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है तो उसमें भी कुछ दो तो नहीं काफी ज्यादा मिनिस्टर्स जो है अपॉइंट किए जाते हैं, इम्पोर्टेंट भी होते हैं। इनके जमाने में दो होते थे। पहला है दीवाने आला, फाइनेंस मिनिस्टर, जो सारे फाइनेंसेस वगैरह चेक करे कि कितनी खजाने में कितना है, शाही खजाने में कितना धन है, कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ से क्या फायदा हो रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, ये सब काम इनका होता था। और दूसरे थे सदर उस सुदुर, मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स और मदद माश, इन चार्ज ऑफ अपॉइंटिंग लोकल जजेस और काजीज। दूसरे जो मिनिस्टर थे उनका ये था कि कहाँ मदद भिजवानी है, जो कहाँ ग्रांट्स देते थे ना, जैसे ही मंदिर वगैरह ठीक करवाते थे, वॉर में जो खराब हो गई चीजें उनको रिपेयर करवाते थे, तो इनका बेसिकली काम वो होता था। और दूसरा इनका होता था कि कहाँ पे हमें नया काजी या लोकल जज जो है वो अपॉइंट करना है। दूसरा काम इनका ये होता था। ये दो इम्पोर्टेंट सेंट्रल मिनिस्टर थे, याद रखेंगे, दीवाने आला और दूसरे हैं सदर उस सुदूर। अभी तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? You can use the chat Yes, option to ma'am. reply. Okay. The three ministers occasionally came together as an advisory body. अब तीन मिनिस्टर जो है वो occasionally साथ में आते थे एडवाइजरी बॉडी की तरह, जैसे आज भी हमारे पास में प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं, किसको कहाँ पे अपॉइंट करना है, किसको कौन सा मंत्रालय देना है, ये सब देखते हैं नेशनल लेवल पे। और अपने स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर जो है वो किसको एडवाइस देते हैं, गवर्नर को, और गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो इनके जमाने में अकबर यानी कि मतलब अकबर हो या कोई एम्परर, पर्टिकुलरली एम्परर हो गया, कोई व्यक्ति है ना एम्परर एज राजा हो गया, तो उसके पास में भी एडवाइजरी बॉडी होती थी जिसके अंदर तीन मिनिस्टर्स बैठाए जाते थे जो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते थे, यानी उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और the three ministers occasionally came together as an advisory body but were independent of each other. Akbar, with these and other advisors, shaped the administrative, fiscal and monetary institution of the empire. अकबर जो है इन एडवाइजरी बॉडी और बाकी जो एडवाइजर्स होते थे उनके साथ में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव हो, फिजिकल हो या मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हो एम्पायर के, वो सब डील करते थे कि किस तरीके से कहाँ पर कौन सी चीज हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, या कोई नया रूल लगाना चाहिए, या कोई नया ऑफिस बनवाना चाहिए, या किसी और दूसरे राज्य के साथ में किस तरीके से हमें रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। इन सब चीजों पर सलाह मशवरा होकर के चीजें की जाती थी। ठीक है, नोबल्स स्टेशन एट द कोर्ट तैनात रकब वर रिजर्व टू फोर्स टू बी डेप्यूटेड अ प्रोविंस और मिलिट्री कैंपेन। अब जो नोबल्स होते थे कोर्ट के अंदर, उनको बोलते थे तैनात रकब, उसमें एक पर्टिकुलर रिजर्व फोर्स होती थी जहां पर उनको एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता था या मिलिट्री कैंपेन उनको चलाना होता था। अब जैसे कि एक बहुत बड़ा एम्पायर है, जैसे कि हम अभी आज की प्रेजेंट कंडीशन में हमारा देश है, तो पर्टिकुलर एरिया दे रखा है कि वहां पर मिलिट्री को कहाँ पर तैनात किया जाता है, लैंड एरिया पर, और नेवी को क्या कहते हैं कोस्टल एरियाज पर, और एयरफोर्स वालों की पर्टिकुलर चीजें और उनको मेंशन की गई है, बताई गई हैं, और वो वहां पर काम कर रहे हैं और वहां पर वो अटेंटिव रहते हैं। उसी तरीके से जो उस जमाने के नोबल्स हुआ करते थे उनको भी अपना एक इलाका दिया जाता था। ठीक है, टुकड़ी दी जाती थी, मिलिट्री कैंपेन करना होता था उनको जहाँ पर जाकर के कि आपको ये एरिया जो है वहां पे तैनात रहना है। तैनात का मतलब ही होता है अलर्ट रहना। ठीक है, तो यहाँ पे तैनात रकब करके बोला गया है। दे वर ड्यूटी बाउंड टू अपीयर ट्वाइस डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग, टू एक्सप्रेस सबमिशन टू द एम्परर इन द पब्लिक ऑडियंस हॉल। अब जब एम्परर पब्लिक ऑडियंस हॉल में बैठता था तो इनकी ड्यूटी होती थी कि इनको दिन में 2 बार आकर के अपनी जो है ड्यूटी एक तरीके से
सबमिट मतलब अपने आप को प्रेजेंट मार्क करवानी होती थी, अपनी एक हाजिरी इनको लगवानी होती थी, या तो सुबह और फिर शाम को 2 समय करना पड़ता था। They shared the responsibility for guarding the emperor and his household round the clock, और इनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते थे, जिसमें एम्परर को इनको सेफ गार्ड करना होता था, साथ साथ उनके घर को भी सेफ गार्ड करना होता था। ये हो गया अपना ये टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो पूछ सकते हैं अभी। द इंपीरियल ऑफिशियल्स रिक्रूटमेंट एंड रैंक, ये कंप्लीट हो गया है। No, ma'am, no problem. Okay, what about others? ओके सलोनी, ओके रौनक, ओके देन है अब इंफॉर्मेशन और एम्पायर। अब क्या होता है, इतनी बड़ी एम्पायर को चलाने के लिए रिकॉर्ड्स भी रखने होते हैं, डिटेल रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था इसके अंदर डिटेल रिकॉर्ड्स रखे जाते थे और एग्जैक्ट जो चीज हो रही है वही रखा जाता था। मीर बख्शी जो कि एक मिनिस्टर, मैंने आपको भी ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़वाया था, उसमें भी ये बताया गया है कि वो कैसे सुपरवाइज करते थे जो अलग अलग कोर्ट राइटर्स होते थे उनको। ठीक है, कि जिससे वो सारे एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स को एक कोर्ट के तहत प्रेजेंट कर सकें और रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, फरमान इंपीरियल ऑर्डर्स जो यानी कि लगाए जाते थे उस समय में कि ये फरमान जारी हुआ है कि अब से आप ये चीज करेंगे, रूल्स और रेगुलेशंस जो उनके रिकॉर्ड्स भी इनको रखने होते थे। इसके साथ ही एजेंट्स हुआ करते थे नोबल्स के, ठीक है, जिनको बोलते थे वकील। ये जो रीजनल रूलर्स होते हैं वो रिकॉर्ड करते थे पूरी प्रोसीडिंग्स कोर्ट के अंदर, यानी कहाँ से चीज क्या हुई उस पर्टिकुलर एरिया को पहले बात तो बोला जाता था अकबरत ए दरबार मुअल्ला। ठीक है, और इसके अंदर कौन से समय में कौन सी चीज बोली गई, किसके द्वारा बोली गई, क्या टॉपिक था, क्या कंक्लूजन निकला, क्या डिस्कशन हुआ, वो सारी चीजें ये रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, अब जो इनका कोर्ट सेशन होता था उसको बोलते थे पहर, यानी जैसे अपने किस समय में हो रहा है, कोर्ट किस समय में लगाई जा रही है उसके लिए बोल रहे हैं। अकबरत जो है उसके अंदर सब तरह की इंफॉर्मेशन होती थी, अटेंडेंस भी लगती थी कि कोर्ट में कौन हाजिर है कौन नहीं है, ऑफिसर्स दिए जाते थे, टाइटल्स दिए जाते थे, डिप्लोमेटिक मिशंस डिस्कस करते थे, और जो चीजें मिल रही हैं उसको रिसीव कर रहे हैं वो लिखते थे, और कोई इंक्वायरी बिठाई गई है या पूछी गई है एम्परर के द्वारा, कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसके बारे में भी होता था। ठीक है, किसी भी हेल्थ ऑफिसर के बारे में पूछा गया तो उसके बारे में भी रिकॉर्ड रखा जाता था। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल मानी जाती थी और इसको लिखा जाता था हिस्ट्री के तौर पे। पब्लिक और प्राइवेट लाइफ जो होती थी किंग्स और नोबल्स की, उनके बारे में भी लिखा जाता था। The keeping of exact and detailed records was a major concern of the Mughal administration। एग्जैक्ट और डिटेल रिकॉर्ड्स रखना मेजर चीज मानी जाती थी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। The Mir Bakshi supervised the corps of court writers, Wakia Navis, who recorded all applications and documents presented to the court and all imperial orders, फरमान। अब क्योंकि यहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मुगल शासन के अंदर ये रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, इसीलिए मीर बख्शी जो है वो सुपरवाइज करते थे कोर्ट राइटर्स को। वाकिया नविस बोला जाता है कोर्ट राइटर्स के लिए। वो सारे एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स जो भी कोर्ट में दिखाए गए उनको रिकॉर्ड करते थे, और जो भी इंपीरियल फरमान ऑर्डर्स जो जारी करे गए उनको भी लिखते थे। In addition, agents, wakil of nobles and the regional rulers recorded the entire proceedings of the court under the heading News from the Exalted Court, Akbarat-e-Darbar-e-Mualla, with the date and time of the court session। अब ये जो भी रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, नोबल्स और रीजनल रूलर्स के द्वारा ये सब रिकॉर्ड किया जाता था, वकील के द्वारा जो होते हैं वो रिकॉर्ड किया जाता था। अब कहाँ पर कोर्ट हुई, उसको किस हेडिंग के अंदर रिकॉर्ड करते थे, पहली बात तो ये है न्यूज फ्रॉम द एग्जॉल्टेड कोर्ट इंग्लिश में, और उर्दू में अकबरत दरबार मुअल्ला के दौरान इस हेडिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाता था कि इस दरबार में ये चीज चल रही है, इस टाइम को शुरू हुई, ये टाइम था, ये पहर था और ये डेट थी, ये सब होता था।
डाक भारत कंटेन्ड ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज अटेंडेंस एट द कोर्ट। अब इसके अंदर सब तरह की इंफॉर्मेशन होती थी। कोर्ट में कौन आया, किंग्स ऑफ ऑफिसेज एंड टाइटल्स, ग्रांट ऑफ ऑफिसेज एंड टाइटल्स, क्या ऑफिसेज दिए गए या क्या टाइटल्स दिए गए, डिप्लोमेटिक मिशन जो भी बात हो रही है उसके बारे में, प्रेजेंट्स रिसीव जो गिफ्ट मिले उनके बारे में, और द इंक्वायरीज मेड बाय द एम्परर अबाउट द हेल्थ ऑफ एन ऑफिसर, या फिर अगर राजा ने किसी ऑफिसर की हेल्थ के बारे में पूछ लिया तो वो भी लिखा जाएगा। जब अपन जर्नली पूछ लेते हैं कि कैसे हैं आप, ये इस तरीके से। दिस इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइव्स ऑफ किंग्स एंड नोबल्स। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती थी इतिहास में लिखने के हिसाब से, भले वो पब्लिक में राजा कैसे बिहेव कर रहा है या प्राइवेटली वो कैसे कर रहा है, किंग्स और नोबल्स दोनों के बारे में लिखा जाता था। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? बच्चों समझ आया? Yes, ma'am, clear. Yes, ma'am, clear. ओके बेटा। अब कई न्यूज रिपोर्ट्स और इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो हैं वो ट्रेवल करते थे काफी दूरी तक, ठीक है, अलग अलग रीजन में मुगल रूल के दौरान ही, ठीक है, एज एन इंपीरियल पोस्ट के द्वारा, यानी कि एक रॉयल पोस्ट की तरह, ठीक है, राउंड क्लॉक चेक होता था। और ये सब जैसे आपने कभी पुराने सीरियल वगैरह देखे हो टीवी पर तो आप देखेंगे कि दूत मैसेंजर जो है वो व्यक्ति होता था जो पैदल चल करके एक राज्य से मैसेज दूसरे राज्य के लोगों तक पहुंचाता था। उनके लिए यहाँ पर बोला गया है फुट रनर्स, पैरों पे चलने वाले लोग, और इनकी प्रॉपर उर्दू टर्म क्या है, पथमर या कासत, इनको ये बोला गया है। ठीक है, इनका काम ये होता था कि Yes, पेपर को ma'am. रोल करके बैम्बू कंटेनर के अंदर डाल करके और फिर उसको अपने साथ ले जाते थे रिपोर्ट्स वगैरह के तौर पर दूसरी प्रोविंशियल कैपिटल्स के अंदर। अब एजेंट्स जो होते थे नोबल के, वो कैपिटल के बाहर पोस्ट करते थे राजपूत प्रिंसेस को या ट्रिब्यूटरी रूलर्स को, ठीक है, वो सब अनाउंसमेंट जो भी भेजते थे उसको कॉपी करते थे, ठीक है, और मैसेंजर को वापस भेज देते थे अपने मास्टर के पास में। तो ये तरीका था इनका एक पब्लिक न्यूज तक पहुंचाने का, यानी लोगों तक इनको कोई चीज भिजवानी होती थी तब भी इसी तरह के चीजों का ये यूज करते थे कि भाई आज आपने देखा हो, महाभारत हो, रामायण हो, कोई माइथोलॉजिकल सीरियल हो या कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड सीरियल रहा है पुराना, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि कोई अनाउंसमेंट भी करानी होती थी तो ये मैसेंजर के द्वारा एक कागज पर लिख करके रोल करके भेजते थे और फिर उसको पब्लिक एरिया जो होता था, जैसे मार्केट हुआ, मार्केट के अंदर कोई एरिया हुआ, वहां पर उसको खोल करके पेज को और फिर अनाउंस किया जाता था। ठीक है, न्यूज रिपोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ट्रेवल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रीजन्स अंडर मुगल रूल बाय इंपीरियल पोस्ट। कोई भी न्यूज रिपोर्ट हो या इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, पूरा इनके रीजन में लंबाई चौड़ाई जितनी भी इनके रीजन के उसके अंदर वो ट्रेवल करता था मुगल रूल के अंदर एज एन इंपीरियल पोस्ट की तरह, इम्पोर्टेंट पोस्ट की तरह। Round the clock relays of foot runners, कासद और पथमार्स carried paper rollers up in the bamboo containers। अब पूरे टाइम पे ये जो फुट रनर्स होते थे, कासद और पथमार जिनको बोला जाता है, ये इस चीज को लेके जाते थे पेपर को रोल करके बैम्बू कंटेनर्स में। The emperor received reports from even distant provincial capitals within a few days। और जो एम्पर होता था वो बाकी शहरों के यहाँ से जो उसके अंदर आते हैं कैपिटल्स, जो उसके रीजन के अंदर है, वहां पर भी उनको उसमें शहर में क्या चल रहा है प्रॉपरली वो सब चीजें पता पड़ जाती थी इनको, कुछ ही दिनों तक इनके पास में पहुंच जाती थी। जैसे आज के जमाने में हमें कोई भी रिपोर्ट चाहिए होती है तो हमने एक फोन लगाया और पूछ लेते हैं, इनके जमाने में कुछ दिन लगते थे। Agents of nobles posted outside the capital and Rajput princes and tributary rulers all assiduously copied these announcements and sent their contents by messenger back to their master। अब यहाँ पर जो भी चीज इनके पास में पहुंचती थी वो बहुत ही सावधानी के साथ में, ये जैसे नोबल्स हुए बाहर जो पोस्टेड हैं कैपिटल के बाहर, उनकी पोस्टिंग आ रखी है, या राजपूत प्रिंस हुए या बाकी रूलर्स हुए साथ में, वो पूरी ध्यान पूर्वक उस चीज को कॉपी करते थे पोस्ट को अनाउंसमेंट करवाने के लिए और वापस से मैसेंजर के द्वारा अपने मास्टर को भिजवा देते थे। The empire was connected by a surprisingly rapid information loop for public news। और एम्पायर जो पूरी तरीके से एक आश्चर्य
निश्चित रूप से एक ऐसे लूप से कनेक्टेड थी जो पब्लिक न्यूज में आसानी से पहुंच जाता था, फटाफट काम इनका हो जाता था। ये हो गया हमारा आज कंप्लीट। दूसरा पैरा भी किसी को कोई दिक्कत हो तो Yes, पूछ ma'am. सकते हैं अभी। इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर। No, ma'am, no problem. ओके, अब है 8.3 बियॉन्ड द सेंटर एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या होता था, ये जो एरियाज होते थे, डिवीजन होते थे, काम होते थे, इनके डिवाइडेड सेंटर के द्वारा काम करवाए जाते थे। कोई जगह पे कहीं मिनिस्टर को कर दिया अपॉइंट, दूसरी जगह पे दूसरे कर दिया, फिर उनको सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स भी दे दिए, ठीक है, जिनको बोलते थे दीवान बख्शी या सदर। अब जो प्रोविंशियल एरिया होता था उसको तो बोलते थे, वहां का जो गवर्नर होता था उसको कहते थे सूबेदार, जो डायरेक्टली किसको जाकर के सारी रिपोर्ट देता था, एम्परर को, ठीक है। और उसके एरिया को क्या बोला जाता था, उसके प्रोविंसेस को क्या बोला जाता था, सूबाज बोला जाता था। अब सरकार जो होते थे हर सूबे के अंदर, इनटू विच ईच सूबा वाज डिवाइडेड, हर सूबा जो है डिवाइडेड होता था, एरिया डिवाइडेड होता था। कई बार उस पर फौजदार का कमांडेंट जो होते हैं उनका भी जुरिस्डिक्शन लगता था, और कई बार जो है दूसरी हैवी कैवलरी या मस्केटियर्स जो होते हैं वो भी वहां पर लगाए जाते थे, ठीक है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ध्यान रखता था परगना का, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट का। वहां पर ऑफिसर्स और कानूंगू यानी कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रखते हैं, या चौधरी जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले, या काजी, ये सब लोग उनके अंडर काम करते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर काम करते थे, और पूरी तरीके से प्रॉपर ध्यान रखते थे। हर डिपार्टमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन का वो मेंटेन करता था एक पूरे सपोर्ट स्टाफ की तरह। क्लर्क उसके अंदर आते थे, क्लर्क्स आते थे, अकाउंटेंट्स आते थे, ऑडिटर्स आते थे, मैसेंजर्स आते थे, या दूसरे फंक्शनरीज जो हैं वो भी आते थे, या दूसरे टेक्निकली क्वालिफाइड ऑफिशियल्स जो है वो भी आते थे, जो फंक्शनिंग करवा सकें पूरे तरीके से रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करके। ये सब चीजें इसके अंदर आती थी। पर्शियन जो है वो लैंग्वेज हुआ करती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, ये हमने पहले भी पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर पर्शियन लैंग्वेज का यूज होता था, और लोकल लैंग्वेजेस के साथ में भी, ठीक है। विलेज यानी एरिया जो होता था वहां पर लोकल लैंग्वेज बोली जाती थी और पर्शियन भी बोली जाती थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसको आपको लाइन टू लाइन पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो प्लीज आप इसको पढ़ करके अपनी दिक्कतें कलेक्ट अप कर लीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम्स कल की क्लास में सॉल्व कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. वेलकम।